हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं मुकेश प्रजापति कृष्णा एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। भारतीय इतिहास के अंतर्गत अपन मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ रहे थे। इस दरमियान अपन मुगल काल पढ़ रहे थे। मुगल काल में अपन बाबर, हुमायूं, अकबर के बारे में विस्तृत अध्ययन कर चुके हैं। आज की क्लास में अपन अगले मुगल शासक जहांगीर के बारे में अध्ययन करेंगे। जहांगीर, जहांगीर का पूरा नाम नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर था। जहांगीर का जन्म या बर्थ 30 अगस्त 1569 को सलीम, सूफी संत सलीम चिश्ती, सूफी संत सलीम चिश्ती की कुटिया में होता है। इनकी ये कुटिया फतेहपुर सीकरी में स्थित है। जहांगीर के फादर का नाम, पिताजी का नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। जहांगीर की मदर का नाम मरियम उस्मानी था। इस मरियम उस्मानी का एक अन्य नाम हरका बाई भी मिलता है। यह मरियम उज्जैनी डॉटर ऑफ भारमूल, ये अपने राजस्थान के आमेर के कछवार राजवंश के थे। आमेर के कछवार राजवंश से बिलोंग करते थे। जहांगीर के जो शिक्षक थे उन शिक्षक का नाम अब्दुल रहीम खानखाना था। अब्दुल रहीम खानखाना था। जहांगीर का जो राज्याभिषेक है वह फरवरी 1605 में आगरा के किले में होता है। कहाँ होता है? आगरा के किले में होता है। तथा जहांगीर बादशाही गाजी तथा जहांगीर बादशाही गाजी की उपाधि के साथ शासक बनता है। देखना, एक शेख सलीम चिश्ती था। इनके आशीर्वाद से जहांगीर का जन्म होता है, जिसके फलस्वरूप जहांगीर का एक अन्य नाम सलीम भी
मिलता है। आफ्टर देन जहांगीर को प्यार से अकबर शेखू बाबा, कौन सा बाबा? शेखू बाबा के नाम से पुकारते थे। वापस रिपीट कर रहा हूँ, जहांगीर अगला मुगल शासक है अपनी। जहांगीर का पूरा नाम नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर था। जहांगीर का जन्म 30 अगस्त 1569 में शेख सूफी संत सलीम चिश्ती की कुटिया में होता है। यह इनकी कुटिया है वो फतेहपुर सीकरी में स्थित है। जहांगीर के जो पिताजी हैं, फादर हैं, उनका नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर हैं तथा माताजी का नाम मरियम उस्मानी है। इनकी माता का नाम एक अन्य हरकाबाई भी हैं, दोनों एक ही औरत के नाम हैं। ये मरियम उज्जैनी थी जो डॉटर ऑफ भारमल की बेटी थी, जो कि आमेर के कच्छा राजवंश से बिलोंग करते थे। जहांगीर के जो शिक्षक थे जो अब्दुल रहीम खान खाना थे, जैसे प्रीवियस वीडियो में अकबर पढ़ाया था, तो अकबर में मैंने आपको अकबर के नवरत्नों में इस शख्स का नाम भी लिखा था। अब्दुल रहीम खान खाना था, वह बैरम खां का बेटा था। आफ्टर देन जहांगीर का जो राज्याभिषेक होता है वह फरवरी 1605 ईस्वी को आगरा में होता है। जहांगीर बादशाही गाजी की उपाधि से शासक बनता है। एक बार यूपी टेट के अंदर क्वेश्चन पुट अप हुआ था कि मरियम उजियानी का शाब्दिक अर्थ पूछा था। मरियम उजियानी का शाब्दिक अर्थ पूछा गया था, तो ध्यान रखना इस मरियम उजियानी का शाब्दिक अर्थ होता है 1000 माँ के समान। 1000 माँ के समान। जहांगीर अपनी माँ को प्यार से मरियम उस्मानी पुकारता था। मरियम उज्जैनी का शाब्दिक अर्थ होता है 1000 माँ के समान। ये थी सामान्य सी जानकारी जहांगीर से संबंधित। आफ्टर देन जहांगीर को जो पढ़ा जाता है वह उसकी मुख्यतः शादी के बारे में ज़्यादा कंसंट्रेट होकर समझना आप। जहांगीर अपने जीवन काल में लगभग 6 शादियां करता है, जिसमें से पहली शादी मांगी बाई के साथ, तथा इस शादी से उत्पन्न पुत्र का नाम खुसरो था। यह शादी जहांगीर 1585 में करता है। जो मांगी बाई थी वह भगवंत दास की सुपुत्री थी। भारमल की सुपौत्री तथा मान सिंह की बहन थी। जहांगीर की पहली शादी मांगी बाई के साथ। जहांगीर की प्रथम शादी 1585 में। इस शादी से उत्पन्न संतान खुसरो तथा ये मांगी बाई थी वो भगवंत दास की सुपुत्री थी, भारमल की सुपौत्री थी तथा मान सिंह की बहन थी। इस मांगी बाई का कहीं पुस्तकों में आपको नाम मान बाई भी मिलेगा। मान बाई, यह थी जहांगीर की पहली शादी। आफ्टर देन सेकेंड मैरिज जहांगीर करता है जगत गोसाई जोधाबाई मांगी। ये तीनों एक ही औरत के नाम हैं।
इस शादी का जो रिजल्ट होता है वो खुर्रम के रूप में आता है। अब देखना, जो ये जगत गुसाई जोधा भाई या मांगी बाई थी, यह मारवाड़ के शासक मोटा राजा उदय सिंह की सुपुत्री थी। आफ्टर देन एक बार एक राजस्थान पुलिस के एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप हुआ था कि मोटा राजा उदय सिंह को मोटा राजा की उपाधि किसने दी। तो ध्यान रखना, मोटा राजा उदय सिंह को मोटा राजा की उपाधि अकबर के द्वारा दी जाती है। किसके द्वारा दी जाती है? अकबर के द्वारा दी जाती है। और इस शादी से जो उत्पन्न संतान होती है जिसे खुर्रम कहते हैं, खुर्रम आगे जाकर शाहजहां में कन्वर्ट होता है। देखना, एक कंसेप्ट यहाँ पर आप क्लियर करना, जो ये मांगी बाई या मान बाई थी, इसके दरमियान क्या होता है, इसको जहांगीर शाह ए बेगम की उपाधि देता है। शाह ए बेगम की उपाधि देता है। शाह ए बेगम की उपाधि मतलब अपने इधर मारवाड़ में चलती है पटरानी, वो वाली, अर्थात पटरानी की उपाधि देता है जहांगीर। आफ्टर देन कहा जाता है कि जहांगीर की शराब पीने की आदतों के फलस्वरूप जहांगीर की शराब पीने की आदतों से परेशान होकर मांगी बाई आत्महत्या कर लेती है। क्या कर लेती है? आत्महत्या कर लेती है। एक बार वापस इसको रिपीट कर देता हूँ मैं। जहांगीर अपने जीवन काल में कुल 6 शादियाँ करता है। इन 6 शादियों में पहली शादी मान बाई या मांगी बाई के साथ होती है। जहांगीर की प्रथम शादी 1585 में होती है। आफ्टर देन इस शादी से उत्पन्न संतान खुसरो था। आफ्टर देन मांगी बाई होती हैं, वो भगवनदास की सुपुत्री, भारमल की सुपुत्री तथा मान सिंह की बहन होती है। इस मांगी बाई या मान बाई को जहांगीर शाह ए बेगम की उपाधि भी देता है, जिसे पटरानी भी कहा जाता है। आफ्टर देन ये मांगी बाई जहांगीर की शराब पीने की आदतों से परेशान होकर सुसाइड कर लेती है, आत्महत्या कर लेती है। आफ्टर देन सेकंड मैरिज होती है, वो जगत गुसाई जोधा भाई या मांगी बाई, इसके साथ में जहांगीर की होती हैं। और इस शादी से उत्पन्न संतान का नाम होता है खुर्रम या शाहजहां। अब देखना, ये जोधा भाई या जगत गुसाई या मांगी बाई का जो है संबंध, वो मारवाड़ के शासक मोटा राजा उदय सिंह की सुपुत्री थी। मोटा राजा उदय सिंह को मोटा राजा की उपाधि अकबर के द्वारा दी जाती है। अब जैसे कहीं टीवी सीरियल्स में दिखाया जाता है कि जो जोधा बाई थी वो अकबर की घर वाली थी, जबकि ऐसा इतिहास में नहीं है। जब भी हम कोई भी मूवी या कोई भी सीरियल देखते हैं तो स्टार्टिंग में कुछ एक सेकंड के लिए एक क्लिप आती है जिसमें लिखा हुआ रहता है कि इस धारावाहिक या इस फिल्म के सारे पात्र हैं वो एक तरह से काल्पनिक हैं। तो वास्तविक बात यह है कि जोधाबाई का संबंध होता है वो अकबर से बिल्कुल भी नहीं होता है। जोधाबाई जहांगीर की घरवाली थी। ये थी सेकंड शादी। उसके बाद में जहांगीर की तीसरी शादी, थर्ड मैरिज या तीसरी शादी होती है सलमा बेगम से। सलमा बेगम से। और इस शादी से जो उत्पन्न संतान थी वो था परवेश। कौन था? परवेश। इस सलमा बेगम को जहांगीर एक उपाधि भी देता है,
साहिबा ए सलाम इसकी उपाधि भी देता है। जहांगीर की जो फोर्थ शादी होती है, यह फोर्थ शादी होती है रुखसाना बेगम के साथ। इस शादी से उत्पन्न संतान थी वह था शहरयार। तीसरी शादी सलमा बेगम के साथ जहांगीर करता है। आफ्टर देन इस सलमा बेगम को जहांगीर के द्वारा साहिबा ए सलाम की उपाधि भी दी जाती हैं। आफ्टर देन जो फोर्थ शादी होती है वो रुखसाना के साथ होती हैं तथा इस शादी का जो रिजल्ट निकल के आता है वो शहरयार के रूप में निकल के आता है। ये थी 4 शादी। आफ्टर देन नेक्स्ट शादी करता है जहांगीर। फिफ्थ शादी करता है नूरजहां से। नूरजहां से शादी करता है। ये नूरजहां पूर्व में अली कुली बेग की पत्नी थी। इस अली कुली बेग की हत्या कर जहांगीर इससे शादी कर लेता है। और जो 6 शादी करता है, 6ठी शादी करता है, यह शादी होती है अनारकली के साथ। और ध्यान रखना इस शादी का जो वर्णन करता है वह करता है राल्फ फिंच। ऐसा भी कहा जाता है कि इस शादी के दरमियान जहांगीर था वो अनारकली से प्रेम प्रसंग थे और शादी का भी एक बार जिक्र करता है। जहांगीर ने अपने जीवन काल में कुल 6 शादियाँ की। कितनी शादियाँ की? 6। वापस रिपीट कर रहा हूँ। पहली शादी मांगीबाई व्यप्स जहांगीर 1585 में। इससे उत्पन्न संतान खुसरो मांगीबाई थी, भगवंत दास की सुपुत्री, भारमल की सुपुत्री तथा मानसी की बहन थी तथा इस मांगीबाई को शाह ए बेगम यानी पटरानी की उपाधि देता है तथा शराब पीने की आदतों से परेशान होकर यह मांगीबाई सुसाइड कर लेती है, आत्महत्या कर लेती है। आफ्टर देन नेक्स्ट मैरिज होती हैं वह इसकी जगत गुसाई जोधाबाई या मांगीबाई के साथ में होती हैं। इससे उत्पन्न संतान खुर्रम या शाहजहाँ होता है। यह जोधाबाई थी, ये मारवाड़ के शासक मोटा राजा उदय सिंह की सुपुत्री थी। उदय सिंह को मोटा राजा की उपाधि अकबर के द्वारा दी जाती है। आफ्टर देन थर्ड शादी होती है वो सलमा बेगम के साथ होती हैं। इससे उत्पन्न संतान परवेज था। इस सलमा बेगम को जहांगीर साहिबा ए सलाम की उपाधि भी देता है। और फोर्थ शादी होती है वो रुखसाना बेगम के साथ होती हैं। इस शादी से उत्पन्न संतान शहरयार था। आफ्टर देन फिफ्थ शादी होती हैं वो नूरजहां के साथ में होती हैं। नूरजहां पूर्व में अली कुली बेग एक अफगान नेता था, इसकी मिसेज होती हैं। इससे अली कुली बेग की हत्या करके जहांगीर इससे शादी कर लेता है। और नूरजहां तथा अली कुली बेग की एक उत्पन्न संतान थी जिसका नाम था लाडली बेगम। आगे मैं आपको नूरजहां गुट पढ़ूंगा, उसमें एक्सप्लेन करूंगा इस चीज़ को। और जो 6 शादी होती हैं वो अनारकली के साथ होती है जहांगीर की। इस प्रेम प्रसंग का या इस शादी का जो जिक्र करता है वो एक इतिहासकार है लाल फिंच, जो कि इस जहांगीर के समय एक पर्यटक के रूप में भारत आए थे। ये जहांगीर की प्रमुख शादियाँ थी। आफ्टर देन जहांगीर था जो पूरे मुगल शासन के अंतर्गत
एक न्यायप्रिय शासक था, न्यायप्रिय शासक था तथा इसने एक हिंदू जज को भी न्याय के रूप में पद नियुक्त कर रखा था, जिसका नाम था श्रीकांत। ये एक हिंदू जज था। जहांगीर शासक बनते ही 12 घोषणाएं करता है। 12 घोषणाएं या फिर 12 अध्यादेश कह सकते हैं इनको अपन। जहांगीर आगरे के किले में न्यायप्रिय होने के कारण एक न्याय की जंजीर भी लगाता है। इस न्याय की जंजीर में लगभग 60 से 66 तक घंटियां बंधी हुई थी। 12 घोषणाएं या 12 अध्यादेश जारी करता है, जिसमें सबसे पहला होता है मुस्लिम व्यापारियों से तमगा कर नहीं लिया जाएगा। आफ्टर देन दूसरी जो डिक्लेरेशन होती है वो यह होती हैं व्यापारियों की इजाज़त के बगैर उनके सामान की तलाशी नहीं ली जाएगी। जो तीसरा होता है वह होता है बृहस्पतिवार प्लस रविवार को पशु हत्या प्रतिबंधित रहेगी, बैन लगा देता है। चौथी जो डिक्लेरेशन होती है वह होती हैं शराब एवं मादक पदार्थों के निर्माण एवं बिक्री पर शराब एवं मादक पदार्थों की बिक्री पर रोक लगा देता है। 5वीं घोषणा करता है यदि कोई नागरिक मर जाता है और उसका अगर कोई उत्तराधिकारी नहीं होता है तो उसकी संपत्ति कल्याणकारी कार्यों में लगाई जाएगी। वापस रिपीट कर रहा हूँ, जहांगीर एक न्यायप्रिय शासक था। जहांगीर ने आगरा के किले में न्याय की जंजीर लगाई थी, जिसमें लगभग 60 से 66 के मध्यस्थ घंटियाँ थी। एक न्यायप्रिय होने के कारण इनका एक हिंदू जज भी था, जिनका नाम था श्रीकांत।
आफ्टर देन जहांगीर शासक बनते ही 12 घोषणाएं करता है, 12 घोषणाओं का अध्यादेश जारी करता है, जिसके अंतर्गत फर्स्ट डिक्लेरेशन होती है कि जो मुस्लिम व्यापारी रहेंगे उनसे किसी प्रकार का तमगा कर नहीं लिया जाएगा। आफ्टर देन सेकंड जो घोषणा होती है कि जो व्यापारी हैं, व्यापारी के जो सामान हैं उनकी इजाज़त के बगैर उनके सामान की तलाशी नहीं ली जाएगी। तीसरी जो घोषणा करता है वह यह करता है कि बृहस्पतिवार और रविवार को पशु हत्या पूर्ण रूप से बैन रहेगी, प्रतिबंधित रहेगी। और चौथी घोषणा करता है शराब एवं मादक पदार्थों के निर्माण तथा बिक्री पर रोक। चूंकि जहांगीर की जो पहली पत्नी होती हैं वह शराब की आदतों से परेशान होकर सुसाइड कर लेती है। आफ्टर देन जहांगीर ये डिक्लेरेशन भी इसमें करता है और स्वयं शराब पीना ड्रॉप आउट भी कर देता है, छोड़ देता है। और एक कंसेप्ट यहाँ पे ये भी ध्यान रखना, जब 1498 में पुर्तगाली इंडिया में आ चुके थे तब तंबाकू का पौधा साथ में लेके आए थे। तो इन जहांगीर की इन घोषणाओं मादक पदार्थों के साथ साथ में जहांगीर के समय तंबाकू पर भारतीय इतिहास में प्रथम बार जहांगीर के द्वारा ही रोक लगाई गई थी। आफ्टर देन नागरिक एवं अगर कोई नागरिक की डेथ हो जाती है और उसका उत्तराधिकारी नहीं है तो उसकी जो संपत्ति होगी वह कल्याणकारी कार्यों में लगाई जाएगी। ये जहांगीर की प्रमुख 5 घोषणाएं थी। उसके बाद नेक्स्ट घोषणा आती है, छठी डिक्लेरेशन आती है कोई किसी के मकान पर अवैध कब्जा नहीं करेगा। 7वीं डिक्लेरेशन होती है कोई किसी के भूमि, खेत खलिहान, भूमि पर अवैध कब्जा नहीं करेगा। 8वीं डिक्लेरेशन होती है सामंत वैवाहिक संबंध बादशाह की अनुमति से करेंगे। अनुमति से करेंगे, बिना अनुमति के कोई सामंत रिलेशन नहीं कर पाएगा। आफ्टर देन 9वीं घोषणा होती है सड़कों के किनारे मस्जिदें प्लस धर्मशालाएं प्लस कुओं का निर्माण करवाया जाएगा। आफ्टर देन 10वीं जो डिक्लेरेशन आती हैं वह यह आती हैं कि अकबर के समय जो पद सामंतों को बांट रखे थे वो यथावत रहेंगे। ग्यारहवीं डिक्लेरेशन आती है कान प्लस नाक काटने की सजा प्रतिबंधित कर दी जाती हैं। और 12वीं डिक्लेरेशन आती है गरीबों के लिए अस्पताल प्लस इलाज की व्यवस्था
व्यवस्था करना। अभी यूपीएससी एग्ज़ाम 2018 के प्रीलिम्स पेपर में एक जहांगीर से संबंधित प्रश्न था। उस प्रश्न के अंदर 4 कूट दे रखे थे और प्रश्न था निम्नलिखित जहांगीर की 12 घोषणाओं में से कौन सी घोषणा सम्मिलित नहीं थी। मतलब 3 तो घोषणाएं थी, एक घोषणा थी जो सम्मिलित नहीं थी। तो इनको आप अच्छे से याद करना। देखिए वापस रिपीट कर देता हूं मैं। 12 घोषणाएं। सबसे पहले मुस्लिम व्यापारियों को से तमगा कर नहीं लेगा, मुस्लिम व्यापारियों से तमगा कर नहीं लेगा। देखिए पहली और दूसरी इक्वल लग रही है। मुस्लिम व्यापारी चाहे हिंदू व्यापारी हो, मुस्लिम व्यापारियों से तमगा कर तो नहीं लेगा। आफ्टर देन जो भी व्यापारी हैं, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, उनके इजाजत के बिना उनके सामान की तलाशी नहीं ली जाएगी। ये थी दूसरी डिक्लेरेशन, दूसरी घोषणा। आफ्टर देन इन दोनों को आप साथ में याद कर सकते हो। बृहस्पतिवार या गुरुवार को या रविवार को पशु हत्या प्रतिबंधित रहेगी, मतलब बैन रहेगा। इस दिन आप पशु हत्या नहीं कर सकते। और यहाँ पर एक फैक्ट और आप ध्यान में रखना, यहाँ पर एक फैक्ट आप और ध्यान में रखना कि बृहस्पतिवार के दिन जहांगीर का बर्थ होता है तथा रविवार के दिन मुगल सम्राट अकबर का जन्म होता है, जिसके फलस्वरूप यह इन 2 दिनों को जो पशु हत्या है उसको बैन कर देता है। आफ्टर देन शराब एवं मादक पदार्थों के निर्माण की बिक्री पर रोक भी लगा देता है। इन दोनों को आप साथ में याद रखना। मांस मच्छी बंद कर रहा है, साथ में वाइन भी बंद कर रहा है, दोनों साथ में ही चलती है, ठीक है, दोनों को बैन कर देता है। उसके बाद में अगर कोई 5वीं और लगभग 11वीं, इन दोनों को आप साथ में याद रखना। 5वीं कहती है अगर कोई नागरिक मर जाता है और उसका उत्तराधिकारी नहीं है तो उसकी जो संपत्ति है उस संपत्ति को कल्याणकारी कार्यों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा या कल्याणकारी कार्यों में लगा दिया जाएगा। ये शुरुआती 5 हैं। आफ्टर देन 6ठी है कोई किसी के मकान पर अवैध कब्जा नहीं करेगा। अब इन दोनों को आप साथ में याद करना। कोई किसी के मकान पर अवैध कब्जा नहीं करेगा प्लस कोई किसी के भूमि खेत खलिहान पर अवैध कब्जा नहीं करेगा। आफ्टर देन सामंत वैवाहिक संबंध जो करेंगे वो बादशाह की अनुमति से करेंगे। जब तक बादशाह अनुमति नहीं देता तब तक सामंत आपस में अपने वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं कर सकते। आफ्टर देन सड़कों के किनारे मस्जिद, धर्मशाला एवं कुएं का निर्माण भी करवाता है। 10वीं होती हैं अकबर के समय जो पोस्ट डिस्ट्रीब्यूशन था, जिसे अपन आगे पढ़ेंगे मुगल कालीन प्रशासनिक व्यवस्था, उसके दरमियान जो पोस्ट डिक्लेरेशन थी, जो अलग अलग पदों पर भिन्न भिन्न अधिकारी को, सामंतों को, अमीरों को, सरदारों को बिठा रखा था, वो यथावत रहेंगे, उनमें किसी प्रकार का कोई चेंजेज नहीं होगा। आफ्टर देन नाक कान काटने की जो सजा थी, कठोर सजा, उसको पूर्ण रूप से बैन कर दिया। किसी का नाक और कान नहीं काटा जाएगा सजा के रूप में। प्लस इन दोनों को आप साथ में याद कर लेना। गरीबों के लिए अस्पताल, अगर नाक कान कटे हुए हैं किसी के तो वो हॉस्पिटल जाएं और इलाज करवाएं। इन दोनों को आप साथ में याद रखना, इन दोनों को आप साथ में याद रखना। प्लस ये 3 आप थोड़े से याद कर लेना। एक बार वापस रिपीट कर रहा हूँ। सबसे पहले मुस्लिम व्यापारियों से तमगा कर नहीं लेगा। आफ्टर देन सेकंड वाली थी कि व्यापारियों की इजाजत के बगैर उनकी सामान की तलाशी नहीं ली जाएगी। आफ्टर देन तीसरी थी पशु हत्या पूर्ण रूप से बैन रहेगी, मतलब 2 वार, एक तो रविवार और एक गुरुवार, इन 2 वार को पशु हत्या पूर्ण रूप से बैन रहेगी। आफ्टर देन चौथी डिक्लेरेशन होती है कि मादक पदार्थ प्लस शराब बिक्री पर रोक लगा देता है पूर्ण रूपेण। कहते हैं कि जब इसकी बीवी मरती है इसकी शराब की आदतों से परेशान होकर, और यहाँ पर वो तंबाकू वाला भी आप थोड़ा दिमाग में रखना। आफ्टर देन 5वीं आती है कि अगर कोई नागरिक मर जाता है तो उसकी जो संपत्ति है कल्याणकारी कार्यों में लगा दी जाती है। ये कूट में क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, बहुत ट्रेंड में चल रहा है अभी ये क्वेश्चन, अच्छे से आप इसको याद कर लेना। 12 डिक्लेरेशन में कौन सी डिक्लेरेशन थी और कौन सी नहीं थी, अलग अलग किताबों में अलग अलग समझाया जाएगा, लेकिन ईजी वे से मैंने आपको समझाया है। कहीं पुस्तकों में जैसे कान नाक काटने की सजा प्रतिबंधित लिखा मैंने यहाँ, तो कहीं आपको यह पुस्तकों में यह मिलेगा कि कठोर सजा के प्रावधान को जहांगीर हटा देता है। तो उस समय ये जो प्रथा थी ये कठोर सजा थी, इसको जहांगीर बैन कर देता। तो कैसे ही करके आप दिमाग में रखना कि 12 चीजें, 12 डिक्लेरेशन जहांगीर के द्वारा की जाती है, 12 घोषणा की जाती है। फिर अगला टॉपिक आता अपने, अगला जहांगीर के समय इसका बेटा होता है खुसरो।
उसका बेटा होता है खुसरो। यह जहांगीर के खिलाफ विद्रोह कर देता है, जिसे भारतीय इतिहास में खुसरो का विद्रोह कहा जाता है। यह विद्रोह होता है 1605 में। अब देखना क्या होता है, जैसे कि मैंने जहांगीर की शादियाँ एक्सप्लेन की, उन शादियों के अंतर्गत बताया था कि जो खुसरो था इसका ननिहाल था आमेर के कछवार राजवंश के अंतर्गत। अकबर के समय एक 7000 प्लस का मनसब ले रखा था मानसिंह। मानसिंह था वो खुसरो का मामा था। तो इस खुसरो को अपने पिता के जहांगीर के प्रति विद्रोह करने के लिए उकसाने वाला होता है मानसिंह। आमेर के कछवार राजवंश से बिलोंग करते हैं। मानसिंह के साथ साथ में और होते हैं एक मिर्जा अजीज कोका। वो एक सिख गुरु का भी नाम आता है, सिख गुरु अर्जुन देव। देखना, खुसरो जहांगीर के खिलाफ विद्रोह कर देता है। इस विद्रोह में इसे उकसाने वाले होते हैं एक तो इनके खुद के मामा मानसिंह, एक मिर्जा अजीज कोका और एक सिख गुरु अर्जुन देव। सिख गुरु अर्जुन देव के द्वारा इस खुसरो का आशीर्वाद दिया जाता है कि आप अगले मुगल शासक बनोगे। अंततः क्या होता है, जहांगीर खुसरो को पकड़ता है, खुसरो को पकड़कर इसकी आंखें फोड़ देता है, आंखें फोड़ देता है तथा जेल में डाल देता है। तथा जेल में डाल देता है। इस गुरु अर्जुन देव को मृत्युदंड दे दिया जाता है, जेल में डाल दिया जाता है आंखें फोड़कर। आफ्टर दिन किसी कूटनीतिक चाल से खुसरो जेल से वापस निकल जाता है, खुसरो वापस जेल से निकल जाता है। अंततः खुर्रम, जिसे अपन शाहजहां भी कहते हैं, अंततः खुर्रम शाहजहां खुसरो को बुरहानपुर यूपी में खुसरो को बुरहानपुर में पकड़ता है। पकड़कर इसकी हत्या कर देता है। इस प्रकार खुर्रम के द्वारा खुसरो के विद्रोह का दमन कर दिया जाता है। वापस रिपीट कर रहा हूँ, जहांगीर के खिलाफ इसके सुपुत्र खुसरो के द्वारा विद्रोह किया जाता है। विद्रोह के अंतर्गत इसे विद्रोह करने में जो उकसाने वाले होते हैं, एक जयपुर के युवराज मानसिंह होते हैं जो खुसरो के मामा होते हैं, साथ में मिर्जा अजीज कोका भी होता है और गुरु अर्जुन देव के द्वारा खुसरो को यह आशीर्वाद दिया जाता है कि आप अगले मुगल शासक बनेंगे। अंततः खुसरो विद्रोह करता है। इस विद्रोह को जहांगीर के द्वारा दबा दिया जाता है। आफ्टर देन क्या होता है, जहांगीर खुसरो को पकड़कर जेल में डाल देता है, आंखें फोड़ देता है। कुछ समय पश्चात खुसरो उस जेल से मुक्त हो जाता है कूटनीतिक चालों से और जेल से भाग जाता है। आफ्टर देन इसको बुरहानपुर के पास में खुर्रम शाहजहां के द्वारा पकड़कर इसकी हत्या कर दी जाती है। ये होता है खुसरो का विद्रोह 1605 ईस्वी में होता है और यह खुसरो की नाटक होता है यहाँ पर खुर्रम के द्वारा खत्म कर दिया जाता है। उसके बाद में आता है, मैंने जहांगीर की शादियाँ बताई थी आपको, तब उसमें मैंने एक नाम लिया था नूरजहां। नूरजहां समझना इसको होता क्या थी नूरजहां। नूरजहां इसका वास्तविक नाम मेहरुनिसा था। मेहरुनिसा था। नूरजहां अली कुली बेग की पत्नी थी। अली कुली बेग था
वह एक अफगान योद्धा था। इस अली कुली खां को जहांगीर के द्वारा शाह-ए-अफगान, या कहीं पुस्तकों में आपको ये भी मिलेगा शेर-ए-अफगान, दोनों एक ही नाम है, इसकी उपाधि दी थी बाई जहांगीर। अली कुली बेग को शाह-ए-अफगान या शेर-ए-अफगान की उपाधि जहांगीर के द्वारा दी जाती है। अली कुली बेग जहांगीर के खिलाफ विद्रोह कर देता है। जहांगीर के खिलाफ कोई विद्रोह कर देता है। जहांगीर अली कुली बेग को पकड़कर इसकी हत्या कर देता है, इसको मार देता है। आफ्टर देन जो नूरजहाँ होती हैं, इस नूरजहाँ को सलीमा बेगम की सेवा में लगा देता है। आफ्टर देन क्या होता है, यह हत्या लगभग हत्या हो जाती है। उसके पश्चात क्या होता है कि एक नौरोज या नवरोज, ये एक त्योहार होता है, ईरानी त्योहार है, ईरानी त्योहार। इस त्योहार की शुरुआत भारत में बलबन के द्वारा की जाती है। जहांगीर होता है वो नूरजहाँ को पहली बार नौरोज के त्योहार में देखता है। आफ्टर देन 1611 में जहांगीर नूरजहाँ से शादी कर लेता है। आफ्टर देन कहा जाता है 1611 से लेकर 1622 तक नूरजहाँ का जहांगीर के शासनकाल में हस्तक्षेप या प्रभाव था। वापस रिपीट कर रहा हूं, समझना। नूरजहाँ का वास्तविक नाम मेहरुनिसा होता है। यह अली कुली बेग की पत्नी होती हैं। अली कुली बेग एक अफगान योद्धा होता है। इस अली कुली बेग को जहांगीर के द्वारा अपनी सेना में भर्ती कर उसको शेर-ए-अफगान या शाह-ए-अफगान की उपाधि जहांगीर के द्वारा दे दी जाती है। आफ्टर देन कुछ समय पश्चात यह शेर-ए-अफगान जहांगीर के प्रति विरोधी गतिविधियां करने लग जाता है, विद्रोह करने लग जाता है। कई पुस्तकों में आपको विरोधी गतिविधियां भी मिलेगा, विरोधी गतिविधियां करता है। आफ्टर देन जहांगीर इसको पकड़ता है और इसकी हत्या कर देता है। आफ्टर देन जो इसकी घरवाली थी नूरजहाँ, इसको सलीमा बेगम की सेवा में लगा दिया जाता है। अब देखना, जो जहांगीर है वो नूरजहाँ को प्रथम बार नौरोज के त्योहार में देखता है। कौन से त्योहार में? नौरोज के त्योहार में देखता है। यह नौरोज का त्योहार है जो ईरानी त्योहार है। कैसा त्योहार है? ईरानी त्योहार है। और भारत के अंतर्गत गयासुद्दीन मोहम्मद बलबन, जिसने भारत में 1266 से लेकर 1286 तक शासन किया, उसी ने यह नौरोज का त्योहार प्रारंभ करवाया था। आफ्टर देन क्या होता है, 1611 से लेकर 1611 में जहांगीर होता है वो नूरजहाँ से शादी कर लेता है। क्या कर लेता है? शादी कर लेता है। आफ्टर देन 1611 से लेकर 1622 तक नूरजहाँ का जहांगीर के शासनकाल में हस्तक्षेप या प्रभाव होता है। अब ध्यान रखना, इन नूरजहाँ तथा अली कुली बेग इनकी एक संतान थी जिसका नाम था लाडली बेगम। क्या नाम था? लाडली बेगम।
इन दोनों की एक संतान थी जिसका नाम था लाडली बेगम। आगे अपन नूरजा गुट में पढ़ेंगे। इस लाडली बेगम की शादी नूरजा शहरयार से करवा देती है। शहरयार होता है वो रुखसाना बेगम की बेटा होता है। आफ्टर देन ये प्रयास करती है नूरजा कि मेरे जो जवाई हैं उनको अगला मुगल शासक बनाया जाए। आगे मैं एक्सप्लेन करूंगा आपके नूरजा गुट में। आप अभी इतना सा याद रखना कि जो नूरजा थी तथा अली कुली बेग, इनकी बेटी थी लाडली बेगम। अब इस तरह से नूरजा और जहांगीर के संपर्क बढ़े थे और आफ्टर देन इस शासन अवधि में इनका प्रभाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। अब क्या 1611 से लेकर 1622 तक एक नूरजा गुट बनाती हैं, जिसे कहा जाता है नूरजा गुट। क्या कहा जाता है? नूरजा गुट। इस गुट में कौन कौन शामिल होते हैं? एक तो नूरजा स्वयं, आफ्टर देन दूसरा होता है गयास बेग एतमा दौला। गयास बेग एतमा दौला ये होते हैं नूरजा के पापा या पिता। आफ्टर देन इसी नूरजा गुट में नूरजा की माँ असमत बानो बेगम होती हैं। ये होती हैं नूरजा की माँ। और इसी गुट में खुर्रम होता है जो आगे जाकर शाहजहां बनता है। और इसी गुट में आशफ बेग होता है जो कि नूरजा का भाई होता है, जिसे भारतीय इतिहास में नूरजा गुट कहा जाता है। ये 5 पर्सन्स होते हैं। अब देखना इन 5 पर्सन्स की बात ध्यान रखना। एक एतमादुद्दौला का नाम का शब्द का अर्थ कई बार पूछा जाता है, तो इसका ध्यान रखना। इसका शाब्दिक अर्थ होता है आधार स्तंभ। एतमादुद्दौला का शाब्दिक अर्थ होता है आधार स्तंभ। असमत बानो बेगम को लेकर आप एक कंसेप्ट ध्यान रखना। असमत बानो बेगम ने अजमेर में, यहाँ पर अपने अजमेर में गुलाब से इत्र बनाने की विधि खोजी थी। आफ्टर देन खुर्रम शाहजहां आगे मैं एक्सप्लेन करूंगा। आसफ बेग के भी आगे एक्सप्लेन करूंगा। ये प्रमुख नूरजा गुट थे। अब देखना नूरजा का प्रभाव 1611 से लेकर 1622 तक जहांगीर पर रहता है। अब इस दरमियान नूरजा आम जनता को जहांगीर के साथ ज़रों दर्शन देती थी। जो सिक्के चलते थे, सिक्कों पर हस्ताक्षर करती थी। जहांगीर के साथ घुड़सवारी करती थी। और शासन में पूर्ण रूपेण हस्तक्षेप करती थी। हस्तक्षेप करती थी क्योंकि जो ये 5 शख्स थे, ये 5 जो सपोर्ट कर रहे थे नूरजा को। अब क्या होता है कि ये गुट टूटता कैसे, क्या बात होती है ऐसी जिससे ये गुट टूट जाता है। अब देखना, मैंने प्रीवियस स्लाइड में आपको एक्सप्लेन किया था नूरजा तथा अली बेग
उनका एक पुत्री थी जिसका नाम था लाडली बेगम। कौन सी बेगम? लाडली बेगम। लाडली बेगम की शादी रुखसाना के बेटे, जो जहांगीर की पत्नी थी रुखसाना, उसका बेटा था शहरयार, उससे शादी करवाकर नूरजहाँ प्रयास करती हैं कि मेरे जवाई को अगला मुगल शासक बनाओ। इधर से क्या होता है, नूरजहाँ प्रयास करती हैं शहरयार से अगला मुगल शासक बनाने का। शहरयार होता है वह रुखसाना तथा जहांगीर का पुत्र होता है। नूरजहाँ लाडली बेगम की शादी शहरयार से कर देती है और प्रयास करती है कि इसको अगला मुगल सम्राट बनाया जाए। जो शहरयार था वो रुखसाना बेगम तथा जहांगीर का बेटा था, और ये लाडली बेगम थी, यह नूरजहाँ तथा अली कुली बेग की बेटी थी। इन दोनों की शादी करवा देती है नूरजहाँ तथा अगला मुगल शासक शहरयार को बनाने का प्रयास करती है। अब इधर नाटक क्या होता है कि नूरजहाँ का भाई होता है जिसका नाम होता है आसफ खां। आसफ खां की एक बेटी थी जिसका नाम था अर्जुमंद बानो बेगम। इस अर्जुमंद बानो बेगम की शादी, इस अर्जुमंद बानो बेगम को मुमताज भी कहा जाता है, आसफ खां चाहता था इस अर्जुमंद बानो बेगम की शादी खुर्रम शाहजहां से करवा दी। ये शादी होगी। अब इधर से आसफ खां तथा खुर्रम दोनों प्रयासरत हैं कि अगला जो मुगल शासक बनेगा वह खुर्रम बनेगा। कौन बनेगा? खुर्रम बनेगा। इधर नूरजहाँ तथा उसके पापा मम्मी जो भी हैं वो प्रयासरत रहते थे कि अगला मुगल शासक शहरयार बनेगा। अब ये दोनों नूरजहाँ गुट से अलग हो जाते हैं। नूरजहाँ गुट में 3 जने ही बचते हैं, एतमादुद्दौला, अस्मत बानो बेगम तथा नूरजहाँ। ये तीनों बचते हैं। फिर इनकी दोनों में खटास पड़ जाती है, फूट पड़ जाती है। आफ्टर देन नूरजहाँ गुट फिनिश हो जाता है। आगे आता है अहमदनगर अभियान, नहीं, मुगल मेवाड़ संधि। यह संधि 1615 में होती है। सब में क्या होता है इस संधि में? इस संधि में मुगलों की तरफ से जहांगीर के प्रतिनिधि के रूप में खुर्रम आता है, जिसे शाहजहां भी कहा जाता है, तथा मेवाड़ की तरफ से करण सिंह आता है। जो मुगलों का शासक होता है वो जहांगीर होता है। वो इधर मेवाड़ का जो शासक होता है वह महाराणा अमर सिंह होता है। सोलह सौ 15 में संधि होती है, मुगल मेवाड़ संधि।
इधर से इनका बेटा, उधर से उनका बेटा। अब देखना इस संधि की जो शर्तें हैं वो कई बार आरपीएससी सेकंड ग्रेड एग्जाम में एक बार पूछी गई थी कि निम्नलिखित मुगल मेवाड़ संधि के अंतर्गत निम्नलिखित शर्तों में से कौन सी शर्त नहीं थी। तो ध्यान रखना, मेवाड़ महाराणा मेवाड़ महाराणा मुगल दरबार में उपस्थित नहीं होंगे। संधि की दूसरी शर्त थी मेवाड़ युवराज मुगल दरबार में उपस्थित होगा। संधि की तीसरी शर्त थी मेवाड़ महाराणा मुगल सम्राट को मुगल सम्राट को 1000 घुड़ सवार सैनिकों की सहायता देंगे। संधि की अगली शर्त थी मेवाड़ महाराणा चित्तौड़ दुर्ग की मरम्मत नहीं करेंगे। और संधि की अगली शर्त थी मेवाड़ मुगल के मध्य वैवाहिक संबंध नहीं होंगे। अंततः ये संधि होती हैं और संधि के फलस्वरूप मेवाड़ युवराज कर्ण सिंह मुगल दरबार जाते हैं। तथा इनको वहाँ मुगल दरबार में 5000 का मनसब दिया जाता है।
ये थी मुगल मेवाड़ संधि। वापस रिपीट कर रहा हूँ, मुगल मेवाड़ संधि 1615 को होती है। मुगलों की उस समय मुगल शासक होता है जहांगीर तथा मेवाड़ शासक होते हैं महाराणा अमर सिंह। मुगल शासक की जहांगीर की तरफ से संधि का जो प्रतिनिधित्व करता होता है वो खुर्रम या शाहजहां होता है। मेवाड़ महाराणा अमर सिंह की तरफ से जो संधि का प्रतिनिधित्व करता होता है वो करण सिंह होता है। इन दोनों के मध्यस्थ यह संधि होती है। संधि की प्रमुख शर्तें थी वह यह थी, ध्यान रखना ये संधि की शर्तों से बाहर है, ये संधि को फॉलो किया हुआ है। संधि की शर्तें ये थी जिनमें से पहले थी मेवाड़ महाराणा मुगल दरबार में उपस्थिति नहीं होंगे या उपस्थिति नहीं देंगे। आफ्टर देन मेवाड़ युवराज मुगल दरबार में उपस्थित होगा, मेवाड़ युवराज उपस्थित होगा। आफ्टर देन युवराज करण सिंह जाते हैं और उनको 5000 का मनसब दिया जाता है। आफ्टर देन तीसरी शर्त थी मेवाड़ महाराणा मुगल सम्राट को 1000 घुड़सवार सैनिकों की सहायता देंगे। आफ्टर देन जो फोर्थ शर्त थी वह थी मेवाड़ महाराणा चित्तौड़ दुर्ग की मरम्मत नहीं करेंगे। आफ्टर देन फिफ्थ शर्त थी मेवाड़ मुगल के मध्य वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं होंगे। इन सभी संधों को फॉलो करते हुए ये मुगल मेवाड़ संधि होती हैं। अंततः कहा जाता है कि इन संधि को शर्तों को फॉलो किया जाता है। अमर सिंह होता है वो करण सिंह की इस संधि से असंतुष्ट होता है। आफ्टर देन अमर सिंह राज दरबार जो करण सिंह को सौंप देता है, ऐसा कुछ अपना आगे राजस्थान इतिहास पढ़ेंगे अपन जब इसको थोड़ा डीपली पढ़ेंगे। ये यहाँ से अभी तक जो क्वेश्चन पुट अप हुआ है वो सेकंड ग्रेड एसएस के एग्जाम में फर्स्ट पेपर में क्वेश्चन पुट अप हुआ है डायरेक्टली कि मुगल मेवाड़ संधि की प्रमुख शर्तों में निम्नलिखित में से कौन सी शर्त नहीं है। तो ध्यान रखना इन के अलावा जो भी शर्त है वो उस संधि में नहीं थी। इनको अच्छे से आप याद कर लेना, क्योंकि एक तो महाराणा नहीं गए थे, युवराज गया था, सीधी सी बात। आफ्टर देन 1000 घुड़सवार, मतलब जो बैकफुट था उस पर मेवाड़ था, मेवाड़ को दबाया गया इस संधि के अंतर्गत। 1000 सहायता देंगे, दुर्ग की मरम्मत नहीं करेंगे, आफ्टर देन वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं करेंगे। ये प्रमुख मुगल मेवाड़ संधि की शर्तें थी। आफ्टर देन आता है एक आता है अहमदनगर अभियान। अहमदनगर अभियान समझना इसको होता क्या है अहमदनगर अभियान। यह अभियान 1617 में चलाया जाता है। इस समय अहमदनगर का जो वजीर होता है, अहमदनगर का जो वजीर होता है वह एक अबिसिनी दास मलिक अंबर होता है, जो कि एक अबिसिनी दास है। अबिसिनी दास हैं। ये मलिक अंबर हैं जो याकूत का भाई था। किसका भाई था? याकूत का भाई था मलिक अंबर। देखिए अहमदनगर अभियान 1617 में होता है। जहांगीर होता है वो इस अभियान को कंडक्ट करने के लिए, मॉनिटरिंग करने के लिए खुर्रम को भेजता है। किसको भेजता है? खुर्रम को। उस समय यहाँ का जो शासक होता है वो वजीर होता है, वो मलिक अंबर होता है। ये एक अबिसिनी दास होता है, ये याकूत का भाई होता है। यह शासक बहुत पावरफुल था। इस शासक ने जंजीबार के सिद्धियों की सहायता से, सिद्धि एक जाति थी, सिद्धियों की सहायता से नौसेना का गठन कर रखा था। नौसेना का गठन कर रखा था। इस शासक ने तोपखाने का आविष्कार कर रखा था। इस शासक ने मराठों को
मराठों को अपनी सेना में शामिल कर रखा था। तथा इस मलिक अंबर ने अपने राज्य में भू राजस्व सुधार करवा रखे थे। इस मलिक अंबर ने गोरिल्ला युद्ध पद्धति सीख रखी थी। इतना पावरफुल आदमी था ये मलिक अंबर। कौन था? मलिक अंबर। अब इस मलिक अंबर को पराजित करने के लिए जहांगीर खुर्रम को भेजता है। खुर्रम जाता है शाही सेना लेकर, खुर्रम जाता है और इस मलिक अंबर को पराजित कर देता है। पराजित करने के फलस्वरूप जहांगीर खुश होकर इस खुर्रम को शाहजहां की उपाधि देता है। तथा इस अहमदनगर अभियान के पश्चात खुर्रम होता है, वह कन्वर्ट हो जाता है शाहजहां में। अब खुर्रम कहलाता है शाहजहां। एक बार वापस एक्सप्लेन कर रहा हूं। अहमदनगर अभियान 1617 में होता है। जहांगीर के प्रतिनिधि के रूप में खुर्रम जाता है अहमदनगर। उस समय अहमदनगर का जो वजीर होता है वो मलिक अंबर होता है। मलिक अंबर होता है ये एक अबिसिनियाई दास होता है। यह मलिक अंबर एक अबिसिनियाई दास है, साथ ही साथ एक बहुत ही बड़ा योद्धा है याकूत। उस याकूत का भाई है ये मलिक अंबर। मलिक अंबर ने जो अपना अहमदनगर था उसमें क्या क्या सुधारात्मक कार्य कर रखे थे। इन्होंने जंजीबार में सिद्धियों की सहायता से एक नेवी नौसेना का गठन कर रखा था। इन्होंने तोपखाने का आविष्कार कर रखा था। इन्होंने मराठों को अपनी सेना में शामिल कर रखा था तथा इन भू राजस्व सुधार जो कि अकबर के समय टोडरमल करवाता है उन्हीं की कॉपी कर लेता है। आफ्टर देन इसने महाराणा प्रताप से गोरिल्ला युद्ध पद्धति या छापामार युद्ध पद्धति भी सीख रखी थी। कहने का आशय यह है कि मलिक अंबर उस समय अहमदनगर का काफी पावरफुल शासक होता है। इस मलिक अंबर को खुर्रम के द्वारा पराजित कर दिया जाता है 1617 में तथा पराजित होने की खुशी के फलस्वरूप जहांगीर द्वारा खुर्रम को शाहजहां की उपाधि दी जाती। कौन सी उपाधि दी जाती? शाहजहां की। तथा इस अहमदनगर अभियान के पश्चात खुर्रम होता है वह कन्वर्ट हो जाता है शाहजहां में। किस में कन्वर्ट हो जाता है? शाहजहां में कन्वर्ट हो जाता है। समझ में आ गया होगा आपको खुर्रम शाहजहां में कैसे कन्वर्ट हुआ। अब जो ये खुर्रम है, खुर्रम के बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि इसने कोई कूटनीतिक चाल चल के मलिक अंबर को हत्या कर दी थी। यह के प्रकरण खुर्रम ने मलिक अंबर को पराजित कर दिया था। मलिक अंबर काफी पावरफुल पर्सन था जिनके बारे में अपने डिस्कस कर चुके हैं। यह था अहमदनगर अभियान। एक बार यूपी टेट में डायरेक्ट क्वेश्चन आया था, किस अभियान के पश्चात खुर्रम शाहजहां में तब्दील हो गया। तो ध्यान रखना, अहमदनगर अभियान मलिक अंबर के विरुद्ध होता है। इस अभियान में विजय के फलस्वरूप जहांगीर के द्वारा इस खुर्रम को शाहजहां की उपाधि दी जाती है और खुर्रम अब शाहजहां में कन्वर्ट हो गया। अब 1617 के बाद में खुर्रम शाहजहां कराएगा। आज की क्लास में बस इतना ही। लॉट ऑफ थैंक्स। उम्मीद करता हूँ अल्प समय में दिए गए ज्ञान से आप पूर्ण रूपेण संतुष्ट होंगे। अगर आपको किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूज़न है तो आप इस YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं और कुछ सुधारात्मक प्रयास हो उसका भी आप कमेंट कर सकते हैं। लॉट ऑफ थैंक्स। जय हिंद।